हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आ चुके हैं अपने लेक्चर सीरीज के पार्ट थर्ड पे, जो कि चैप्टर 6 का पार्ट थर्ड होने वाला है। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं इसमें इसमें हम इसका बेसिक इंट्रो पढ़ चुके हैं। और इंट्रो के अलावा अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो एक बार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हम ये देखते चलेंगे, और आज हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ा था अलग अलग बेसिस पे। फिर उसके बाद हमने जाना था क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में फिर कॉटन टेक्सटाइल, उसकी प्रॉब्लम्स, जूट टेक्सटाइल, फिर उसके बाद शुगर इंडस्ट्री, फिर उसके बाद अपन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल। कौन सी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वे इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती हैं, मिनरल्स और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही होती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया? इससे पहले हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ के आए हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती हैं? जो जिन पे मिनरल या फिर मेटल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रॉ मटेरियल क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो भी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हो रहा है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, इसलिए हम उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? जिसमें मिनरल्स और मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, उसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री क्या होती है? हैवी इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो होता है और फिनिश्ड गुड जो होता है वो हैवी और बल्कि होता है। मतलब इसे हैवी इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड गुड, वो दोनों ही क्या है? हैवी हैं। इसीलिए हम इसे हैवी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद आते हैं आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। याद करो, जब हम लाइमस्टोन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने याद किया था कि इसका इस्तेमाल और भी काफ़ी जगह होता है। कोशिश करेंगे रिमाइंड करने की, फिर आगे अपन पढ़ते जाएंगे। आयरन और कुकिंग ऑयल और लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। मतलब 4 रेशियो के लिए क्या चाहिए? आयरन और उसका 2 रेशियो में क्या होना चाहिए? कुकिंग कोल। और 1 रेशियो में लाइम स्टोन। ठीक है। आयरन और स्टील को निकालने के लिए सब क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज की, थोड़ा बहुत मैग्नीज की भी जरूरत होती है ताकि स्टील को हार्ड किया जा सके। और कहाँ पर मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन जो है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहां पर सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और बाकी रीजंस क्या क्या है? लो कॉस्ट आयरन ओर मिल जाएगा, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाएगा, चीप लेबर्स मिल जाएंगे, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट मिल जाएगा। रीजंस और क्या क्या है? कि इजीली अवेलेबल होता है, लो कॉस्ट आयरन ओर मिल जाता है हमारे यहाँ, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है, अच्छा सस्ते लेबर मिल जाते हैं, और पोटेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें आयरन और स्टील का इस्तेमाल होता ही होता है। चाहे आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे आपकी यूटेंसिल्स हो, या फिर कोई भी चीज़ जो अपने आसपास आप देख पा रहे हैं आयरन स्टील से मिली हुई, तो लगभग हमारे डेली यूज में आता है। फिर उसके बाद आते हैं आयरन स्टील मिल साइकिल। अब साइकिल कैसी होती है? सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आपके राइट साइड में सबसे पहले उसे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल आयरन ओर को लेकर आया जाता है, फिर उसे ब्लास्ट फर्नेस पर डाला जाता है। उसमें क्या होता है? आयरन ओर क्या होता है? मेल्ट किया जाता है। लाइम स्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, लाइम स्टोन में डाला जाता है। स्लैंग इज रिमूव्ड,
कोक इज बर्न टू हीट द ओर। अब क्या है, कोयले को गर्म किया जाता है ताकि ओर को गर्म किया जा सके और उसमें से आयरन निकाला जा सके। पिग आयरन मतलब मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। मतलब जो भी लावा जैसा निकल के आएगा, मोल्टन जो आयरन होगा बहता हुआ, उसे हम क्या करेंगे, एक सांचे में डाल देंगे। उस उनको क्या बोलते हैं, मोल्ड्स को पिग बोलते हैं, पिग्स। तो वहां से पिग आयरन मिल जाता है। अब स्टील मेकिंग, पिग आयरन इज फर्दर प्योरिफाइड बाय मेल्टिंग। पिग आयरन को क्या करते हैं, और प्योर करते हैं, पिघलाकर, ऑक्सीडाइज कर कर, और उसमें मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम जोड़ा जाता है ताकि और स्टील हो सके, मजबूत स्टील और मजबूत हो सके। फिर क्या किया जाता है, उसे शेप कर दिया जाता है रोलिंग और प्रेशर कास्टिंग और फॉर्गिंग की मदद से। ठीक है। तो एक बार ये तो था बुक वाला, कि हमने क्या किया, कि सिंपल लेके आए रॉ मटेरियल, ब्लास्ट फर्नेस में डाला, जो पिघल के आया उसे एक शेप दी। शेप देने के बाद स्टील बनाने की प्रोसेस शुरू हुई और वापस से शेप दे के निकाल दिया। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, किस किस चीज की जरूरत होती है, आयरन और कोक लाइमस्टोन की। फिर किसे डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, फिर उसे शेप दिया जाता है। ठीक है। पिग्स बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, पिग्स में डालने के बाद वापस शेप देके ऐसे रोल, आपने देखे होंगे काफी सारे रोल्स बने हुए ट्रक्स पे लोड होके जाते हैं, आपके सरिये के रूप में देख पाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस है स्टील मिल साइकिल का। चाहे आप इसे पढ़ लीजिए, चाहे इसे और फिगर से समझ लीजिए। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं, एक बार नजर डाल देंगे। जैसे छोटा नागपुर वाला, प्लेट्यू वाला रीजन, थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे और नीचे कर्नाटका में विजयनगरा, भद्रावती, सलीम, और अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला भिलई, सभी ने सुना होगा नाम भिलई। जमशेदपुर सुना होगा, राउकेला सुना होगा, बोकारो सुना होगा, दुर्गापुर, और ये कौन सा नाम लिखा है, अपन इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। बमपुर, बुरानपुर है या बमपुर है, बुरानपुर, बुरहानपुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउकेला, दुर्गापुर, भिलई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सलीम। ठीक है। ये कुछ नाम हैं इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स के, जिन्हें हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। आज सिर्फ अपना मिनरल वाला पोर्शन ही कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में जितना भी चैप्टर हमारा बचा होगा उसे कंप्लीट करेंगे। आज हमारा टारगेट क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जितना चैप्टर बचा होगा उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। इट इज द लाइट रेजिस्टेंस टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलिएबल, याद रखेंगे मेलिएबल, बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट मिक्स विद द अदर मेटल्स। अगर अदर मेटल्स दूसरे मेटल्स के साथ मिला जाए तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एल्यूमिनियम की कुछ क्वालिटीज याद रखेंगे। एल्यूमिनियम मेल्यूबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जल्दी से जंग नहीं लगती, अदर मेटल्स के साथ मिलाया जाए तो स्ट्रॉन्ग करता है उन्हें। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल वायर, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन प्लेसेस, याद रखेंगे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, दो रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर इज वेरी बल्कि डार्क रेडिश और कलर्ड रॉक। क्लियर है? कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की फिजिकल और केमिकल क्वालिटी क्या क्या होती हैं। जैसे कि रेजिस्ट करता है कोरोजन को, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, मिक्स्ड विद अदर मेटल, अगर किसी और मेटल के साथ मिलाया जाए
तो और स्ट्रॉन्ग बना देता है उसे। कहाँ कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में, बर्तन बनाने में, वायर्स बनाने में। तो और इंडिया क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। कहाँ कहाँ मिलते हैं, अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन याद रखिएगा, केरला, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वाला रीजन याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइड, 2 टन ऑफ एल्यूमिनिया, 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। ये एक बेसिक सी चीज है, इसे याद रखेंगे। जो एक एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए ये एक प्रोसेस है। चलिए आगे देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। केमिकल इंडस्ट्री क्या फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग है। इट कंप्रोमाइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोनों तरीके की हमारे यहाँ मिल जाती हैं। रैपिड ग्रोथ हो रही है, हैज बीन रिकॉर्डेड इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स में। इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से केमिकल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, अधेसिव, प्लांट्स, डाइस्टफ्स, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइन, सोडा ऐश, जो कि ग्लास, सोप और डिटर्जेंट पेपर बनाने के लिए यूज होता है, कॉस्टिक सोडा। ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, जो कि क्या बनाने के लिए यूज होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें यूज होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। इनके प्लांट्स कहाँ, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास देखने को मिल जाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, इसके खुद के लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेस टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है उसे खेतों में डालने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस। देखो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। आपका मेन ये तीन चीजें होती हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी जिसे बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फेट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैव कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटाश का। नाइट्रोजन यानी एन पी के, फॉस्फेट और पोटाश, इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। द पोटाश एंटायरली इंपोर्टेड एज द country does not have any reserve for commercially available potash or potassium compound in any form। अब पोटाश क्या है, हम सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास इसका रिजर्व अवेलेबल नहीं है। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये जो इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ हुई, अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिल जाती है। मेनली कहाँ, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। आधी से ज्यादा कहाँ कहाँ, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। एक चीज और देख पाएंगे कि मेन एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं, तो यहाँ फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होना और इनका मार्केट मिलना दोनों एक ही जगह पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए इन जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। और बाकी इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। कुछ ये प्लेसेस भी याद रखेंगे। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री पे। सीमेंट इंडस्ट्री देखो असेंशियल कहाँ होती है, लगभग आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, चाहे घर बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, रोड बना रहे हो, एयरपोर्ट हो, डैम हो, किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सीमेंट की जरूरत तो होती ही है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, द इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की और हैवी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। ठीक है,
कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्टेशन। ये दोनों चीजों की भी जरूरत होती है रेल ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन, इसके कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं, गुजरात दैट हैव स्टेबल एक्सेस ऑफ मार्केट द गल्फ कंट्रीज, क्योंकि गुजरात आपको पता होगा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो यहाँ से गल्फ कंट्रीज तक ले जाना आसान हो जाता है अपना सीमेंट का प्रोडक्शन, ठीक है, एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन, पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पर हुआ था, 1904 में चेन्नई में। तो और लेकिन आज़ादी के बाद ये लगातार एक्सपेंड होते रहा। फिर उसके बाद आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है, व्हीकल्स रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होती है उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर। क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाने की सर्विस के लिए, या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जैसे ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल्स stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars and two, three wheelers. लिबरलाइजेशन के बाद ये इंडस्ट्री और बूम की है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट ग्रोथ होने की वजह से ये सारी चीजें और इजीली अवेलेबल होने लगी। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड, मेन रीजन कौन सा है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु। समझ में आ गया, इतना क्लियर है सभी को। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद होल स्लाइड का एक रिवीजन करेंगे, फिर हम ये क्लास ओवर करेंगे। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्विक सर्विसेज के लिए, ताकि अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या आपको खुद जाना हो, पैसेंजर सर्विस अवेलेबल करवानी हो, लेकिन उसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। इसमें आपके सभी प्रकार के चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर एटसेट्रा, ठीक है। और ये लिबरलाइजेशन के बाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिमिलरली सीमेंट इंडस्ट्री किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन प्लांट जो है वो एक गुजरात में है, जहाँ से हम गल्फ कंट्रीज को सीमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ पर, चेन्नई में 1904 में शुरू किया गया था। क्लियर है। इसमें कुछ चीज़ें यूज होने वाली, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम इसमें यूज होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मेन चीज याद रखिएगा, जो आपका मेन फर्टिलाइजर बनता है उसमें मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश यूज होता है। कहाँ कहाँ, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। हाफ से ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, बाकी अदर स्टेट्स भी हैं, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसके बाद इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। उससे पहले हमने पढ़ा केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसमें हमने डिवाइड किया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाई, सोडा ऐश, ये सब चीज़ें पढ़ी। ऑर्गेनिक में हमने कुछ पेट्रोकेमिकल्स के बारे में जाना, फार्मास्यूटिकल्स जो कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर में, सिंथेटिक रबर में, इन सब चीज़ों में। और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि हम लगातार ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जिनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, चाहे आपके वो रबड़ से बने हुए टायर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकती हैं, या फिर हमारी दवाइयाँ जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। उससे पहले हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा। एल्यूमिनियम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, जिसके बारे में हम जान चुके थे। एल्यूमिनियम किसी भी अदर मेटल के साथ मिक्स होकर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बना देता है उसे, जल्दी से जंग नहीं लगती, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। उससे पहले हमने स्टील के बारे में जाना था, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो लाइमस्टोन यहाँ पर यूज़ होता है, आयरन और कोक, कॉयल, ये यूज़ होता है किस रेशियो में, 4:2। और इसको पूरा बनाने का प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा ही था अकॉर्डिंग टू बुक, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री होती हैं जिनमें मिनरल और मेटल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है।
उससे पहले एक बार हम शुरू से और रिवाइज कर लेंगे, तो क्लास ओवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, फिर एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इतना हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब जो हमारी फर्दर क्लासेस रहेंगी उसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, और उसके बाद एक्सरसाइज करके खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद हम द नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम मैं बता ही चुका था आपको। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में हम इंट्रो ले चुके थे। फिर कुछ इम्पोर्टेंट जाना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, रॉ मटेरियल मेन रोल और इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप, रॉ मटेरियल फिनिश गुड के बेसिस पे। और इसके लिए एक मैंने आपको ये स्लाइड भी दी थी जिसमें आप और आसानी से समझ सकते हैं। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री समझाया था, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड, जहाँ पर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जिसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है इकलौती। तो और उसमें कॉटन और जूट टेक्सटाइल के बारे में भी हमने जाना था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने शुगर इंडस्ट्री के बारे में जाना था। शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या था बताएगा कोई? शुगर के। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसका मेन प्रोडक्शन जो यूपी बिहार से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही हैं महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में, उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है शुगर केन को प्रोड्यूस होने के लिए। तो यहाँ का शुगर केन जो गन्ना होता है वो ज़्यादा मीठा होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से। क्लियर है इतना? फिर मिनरल इंडस्ट्री आज हमने पढ़ाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ 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 जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक पेन पेपर कॉपी ज़रूर लेकर बैठें। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसे हल्की राइट इट डाउन इन योर वर्ड्स। लाइक अगर मैंने कोई चीज़ बताई सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके बाद है? चाइना या ब्राज़ील के बाद है, या फिर कुछ भी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने दो पढ़े, कॉटन और जूट इंडस्ट्री। तो ये अपने 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 हैंड रिटन नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक एक अच्छा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो रिवीजन ज़रूर करके आए। जितने भी आपके डाउट्स जो भी मेरे पास आ रहे हैं, आप जो पर्सनल मुझे भेज रहे हैं, उसमें लैक ऑफ रिवीजन साफ साफ दिख रहा है। मेंटेन कंसिस्टेंसी विद द रिवीजन, मेंटेन कंसिस्टेंसी विद योर शेड्यूल, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम और या फिर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।